हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान की। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपके बगीचे का पीएच देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें कितना पीएच होना चाहिए कि हमारा बॉडी अच्छी तरह से काम करेगा। इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। इतना लंबा वीडियो बनाते हैं और व्यू ही नहीं आता है तो मन टूट जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर यहाँ पेट के बारे में बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कहता है कि ये काफ़ी रोचक है। आपको भी आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में क्या रहता है, एसिड रहता है। और ये एसिड हमारे पेट को जलाता गलाता भी नहीं है, लेकिन अगर आप वही एसिड पी लेंगे तो आपका अंदर का जो आंत गुर्दा सब जल के खत्म हो जाएगा। उत्पन्न करता है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। कहता है कि आपको यह आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में एसिड उत्पन्न भी होता है और ये हमारे पेट को बिना हानि पहुंचाए क्या करता है, हमारे खाने को पचा देता है। आपको क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से कौन सा एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, तो आपको क्या देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl और पेट में उत्पन्न कौन सा होता है, HCl। निपज होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यंत मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। आप देखे होंगे बहुत आदमी लोग बोलता है कि पेट में गैस हो गया, ठीक है, गैस हो गया, खाना नहीं पचा, अजीब डकार आ रहा है। नहीं तब भोज में कुछ आप उल्टा सीधा खा लेंगे तो आप बोलते हैं कि अरे यार खाना अजीब लग रहा है, पेट भारी हो गया, पच नहीं रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपके पेट में अत्यंत मात्रा में एसिड बनने लगता है। इसी का कारण होता है कि आपके पेट में क्या होता है, दर्द शुरू होता है और जलन, कंठ में जो जलन होता है ना, उसका भी कारण है कि आपके पेट में बहुत मात्रा में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे सार्कों का उपयोग होता है। याद रखिएगा, आप जो इनो वगैरह खाते हैं, गैस का गोली जो खाते हैं, उसमें क्या रहता है, एंटासिड रहता है। एंटासिड क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पेट में हुए गैस के कारण, पेट में HCl के कारण जो गैस होता है या पेट में जो दर्द होता है, पेट की किसी भी समस्या से, गैस की समस्या से मुक्ति के लिए हम जो मेडिसिन खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एंटासिड प्रेजेंट रहता है। हमेशा याद रखिएगा। और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। क्योंकि कल ही हम आपको बताए थे कि एसिड बेस जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देता है। हम आपको क्या बताएं कि एंटासिड क्या कर देता है, अम्ल का अधिक मात्रा को खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा गुण का होता है, बेसिक गुण का होता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया है। देखिए, क्षार भी दुर्बल होना चाहिए, मतलब वीक बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो हमारे पेट को हानि कर सकता है। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में MgOH का हॉल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का हॉल ट्वाइस। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पीएच में परिवर्तन के कारण दंत क्षय, बहुत आदमी का देखे होंगे कि आप दांत टूटने लगता है, गलने लगता है। उसका क्या कारण है, उसका कभी कारण पीएच है। और हम जब टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें बेसिक गुण होता है। कई बार क्वेश्चन बना है कि टूथपेस्ट में कौन सा गुण होता है, नेचर क्या होता है टूथपेस्ट का, तो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। एग्जाम में आपको पूछेगा कि दांतों का क्षय कितने पीएच के कम होने पर होगा, तो 5.5 से कम जो ऑप्शन रहेगा वो मार दीजिएगा, या फिर कितना से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मुंह का पीएच जैसे ही आपका 5.5 से कम हुआ तो आपका दांत क्या हो जाएगा, झड़ना टूटना शुरू हो जाएगा। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप बना होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों का जो इनेबल है वो किसका बना हुआ रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये याद कर लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट और कैल्शियम फॉस्फेट। जनरली कैल्शियम फॉस्फेट हम देखे हैं एग्जाम में, ये तो अभी तक हम नहीं देखे हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है किसमें, हमारे दांतों के इनेबल में, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और क्वेश्चन ये भी बनता है
कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, इनेबल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए सारा जो क्वेश्चन आता है ना वो एनसीईआरटी से ही आता है। आप लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं कि साइंस के लिए ये पढ़े वो पढ़े, कुछ मत पढ़िए, आराम आराम से एनसीईआरटी पढ़िए, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा और आपका सॉल्व भी हो जाएगा। इक्का दुक्का इधर उधर से ही आता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। कह रहे कि यह जल में घुलता तो नहीं है लेकिन जैसे ही पीएच का मान 5.5 से होगा तो वो संक्षारित होने लगेगा। मतलब क्या होगा कि वो खराब होना शुरू हो जाएगा। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। देखिए क्या होता है, मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया होता है ना वो क्या होता है, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा, मुंह में जो बचा हुआ शर्करा रहता है ना खाना का कुछ अंश, और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके कुछ खाद्य पदार्थ बचा हुआ अवशिष्ट शर्करा जो थोड़ा सा पचा थोड़ा सा नहीं पचा, वो दोनों मिलकर आपस में अभिक्रिया निम्नीकरण करके क्या करता है, अम्ल उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। भोजन के इसीलिए लोग कहते हैं कि भोजन के बाद क्या कर लेना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, ताकि जो अपशिष्ट शर्करा है मतलब जो थोड़ा सा पचा हुआ भोजन है और जो बचा हुआ भोजन है दोनों अगर मुंह में लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्रश कर लेना चाहिए। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, जो आपको बता दिए। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्लीय की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। आपको जो बताए वही बताए थे कि मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन, मतलब दंत मंजन का गुण कैसा होना चाहिए, बेसिक गुण वाला अगर दंत मंजन आप यूज करेंगे तो आपके जो दांतों का क्षय है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पौधों और पशुओं द्वारा जो उत्पन्न रसायन होगा उससे आत्मरक्षा हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा, कह रहे हैं कि अभी आप जंगलों में घूम रहे हैं, पेड़ पौधों में इधर उधर जा रहे हैं तो मधुमक्खी डंक मारा होगा। आपको पता होगा कि उसका डंक कितना जहरीला होता है, या मछली, सिंगी मछली भी जो डंक मारता है उसमें भी कितना जहर रहता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। ये कहा ऐसा लग रहा है आपको कि अनबियरेबल हो रहा, नहीं सह पाएंगे, उसमें क्या रहता है, एक अम्ल रहता है। क्या अम्ल रहता है, देखिए, जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। उसी अम्ल के कारण हम लोग को क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग को बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करके आराम मिलता है। जिस जगह पे आपको डंक मारा है ना उस जगह पे आप क्या कीजिए, बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षार, ये क्या क्षार, कैसा क्षार है, दुर्बल है, उसका उपयोग कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि मधुमक्खी के डंक पर हमें क्या लगाना चाहिए, तो क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बनता है कि जब हमें मधुमक्खी डंक मार ले तो कौन सा घरेलू उपचार करना चाहिए, कौन सा घरेलू प्रोडक्ट जो सामग्री है उसमें लगाना चाहिए, तो बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बनता है कि किचन में उपस्थित किस सामान से आप मधुमक्खी के डंक से राहत पा सकते हैं, तो बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, घुमाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। नेटल के डंक वाला बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। नेटल जो है उसका डंक क्या छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। जिसके कारण क्या होता है, जलन वाला दर्द का अनुभव होता है। नेटल के डंक से क्या क्वेश्चन बनेगा कि नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकृति उदासीकरण के विकल्प देती है। प्रकृति क्या करता है, प्रकृति हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो मदर नेचर है ना वो हमेशा हम लोग के पास एक ऐसा ऑप्शन छोड़ देता है, अगर वो दर्द देगा तो दवा भी देगा, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है। तो देखिए नेटल एक शाकीय पादप है, जो यहाँ आप देखे थे, नेटल क्या है, एक शाकीय पादप है। ठीक है, इस तरह का एक पौधा है जो जंगलों में उपजता है। और कहाँ उपजता है, जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। कहता है इसका जो पत्ती है ना इसमें बाल जैसा होता है, अगर भूल से भी आपको लग गया तो लगेगा कि डंक ही लग गया, मधुमक्खी या किसी का। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि नेटल का जो पत्ता का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल रहता है, तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है, मेथेनोइक अम्ल रहता है। याद रखिएगा, पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे के पत्ती रगड़कर किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि नेटल के पौधे के डंक को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, तो डाक के पत्तों को रगड़कर, या नेटल के डंक से किस तरह बचा जा सकता है, तो डाक के पत्तों को उस जगह पर रगड़कर हमें क्या मिल सकती है, उससे छुटकारा, उसके डंक से मुक्ति मिल सकती है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। आप देखिए कितना प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है
कि जहाँ पे वो दर्द दिया वहीं पे दवा दे दिया। ऐसा नहीं कि आपको कुछ दूर घूमना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। जहाँ नेटल मिलेगा वहीं पर ही डाक मिलेगा, और नेटल का डंक से जैसे ही आपको मेथनोइक अम्ल आपके शरीर में जाएगा, आप तुरंत डाक का पत्ता तोड़िए और उस स्थान पर रगड़ना शुरू कर दीजिए, तो आपके अंदर जो वो दर्द है ना, जलन है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। क्या आप डाक के पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों में चढ़ते समय नेटल चुजन पे, ये कह रहा है कि अगर आप अगली बार कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे आपको नेटल जैसा पौधा फिट जाता है और आपको हाथ या पैर कहीं पे लग जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बगल आसपास में डाक का पौधा ढूंढना है, उसके पास ही होगा, उसका पत्ता तोड़ के उस स्थान पर रगड़ लेना है जहाँ पर नेटल ने डंक मारा है। ये जो आगे सारणी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको घोट के खा जाइए। आप कुछ भी हो एग्जाम में से एक क्वेश्चन रहता है हर बार, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। देखिए, सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, खट्टा दूध में लैक्टिक, नींबू में सिट्रिक, चींटी का डंक में मेथनोइक, और नेटल का डंक में भी मेथनोइक। चींटी और क्या बोलते हैं, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि इमली में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, तो ये अच्छे तरह से आप याद कर लीजिए। देखिए, अब तक हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे, तो अब लवण भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लवण बुरा मान जाएगा कि सिर्फ एसिड बेस ही पढ़ रहा है, मेरे बारे में नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए, हम लोग लवण परिवार में पढ़ना शुरू करेंगे। दिए गए लवण रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, कुछ कुछ चीज़ हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि इसमें कौन सा लवण है, अगर एग्जाम में आ गया, इसलिए हम टिक लगाए थे अपना जब पढ़ रहे थे। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आप लिख के गूगल से सबका फॉर्मूला खोज के एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आ गया वहाँ पे चूज करने की कौन सा एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट तो हम पढ़े थे कि सॉल्ट था, सोडियम कार्बोनेट तो हम पढ़े थे कि सॉल्ट था। तो ये एक बार आप ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये क्या है कि प्रबल अम्ल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से रखिए, ये ध्यान से देखिए। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक के लवणों का पीएच 7 होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा ना, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन आया था टीआरई 3 में, टीआरई 2 में आया था शायद से, कि अगर एक स्ट्रॉन्ग, नहीं, री एग्जाम जो हुआ ना टीआरई 3 का कैंसिल जो हुआ, उससे वो वाला एग्जाम में आया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा, क्योंकि सॉरी एसिडिक बनेगा, क्योंकि एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो सॉल्ट कैसा बनता है? बेसिक बनता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, सॉल्ट वैसा बन जाएगा। जिसका प्रभाव जो ताकतवर रहेगा वही ना अपना दबदबा बना के रखेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अपना असर छोड़ेगा। लेकिन अगर दोनों सेम पावर का है, आपका लड़ाई उससे होगी जो आपकी इतना ही ताकतवर है, तो क्या होगा? दोनों का वर्चस्व बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब साथ में मिलेंगे तो न्यूट्रल होगा, और जिसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। यह उदासीन होते हैं। ये क्या होता है? उदासीन होता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज होता है, ना एसिडिक गुण होगा ना बेसिक गुण होगा, क्योंकि दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक का पीएच क्या होगा? बढ़िए, दुर्बल क्षारक है तो पीएच 7 से कम होगा, क्योंकि वहां पे एसिडिक गुण वाला सॉल्ट बन जाएगा। तथा यह अम्लीय होते हैं, वही लिख रहा है। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल, इस बार स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए और वीक एसिड ले लिए, तो पीएच क्या होगा? 7 से बढ़ जाएगा और यह बेसिक गुण का हो जाएगा। अम्ल के लवण पीएच का मान 7 से अधिक होगा तथा यह क्षारीय गुण का होगा। वही हम आपको बता रहे थे। आगे देखिए, कह रहा है कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन कैसे बना सकते हैं? आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब आपस में मिलेगा, आपस में एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा? एसिड और बेस कल ही पढ़ाए थे आपको, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो यहां से क्या बन जाता है? NaCl प्लस H2O। क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा कि नहीं? तो यही वाला सॉल्ट होता है NaCl, जो हम लोग भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। तो कुछ और नहीं बल्कि ये NaCl है। तो वही कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, जो हम आपको बता दिए कि अपना लवण भोजन में किसका उपयोग करते हैं? ये NaCl का उपयोग करते हैं। ऊपर की क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। उदासीन लवण का है कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये जब बन रहा है ये कैसा है?
उदासीन हो जा रहा है, ना एसिडिक गुण आ रहा है, ना बेसिक गुण आ रहा है। समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्र के जल में कई प्रकार का लवण होता है, याद रखिएगा। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण को निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टलीय प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। जो काला नमक बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा चट्टान सेंधा नमक, वो भी क्या है, नमक ही है, जो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है समुद्र से, याद रखिएगा। समुद्र में बहुत तरह के लवण होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। उसे कौन सा नमक कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं, जो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, सेंधा नमक या काला नमक। यह खनिज नमक तब बने जब युगों में व्यतीत होने के साथ समुद्र में कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक के खनन कोयले की तरह होता है। देखिए खनिज नमक कैसे बना कि समुद्र का कोई हिस्सा किसी कारण से सूख गया और वो समुद्र के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर दब गया। जब मिट्टी के अंदर दब गया तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या हो गया, उसमें जो जीव थे, जो जीव का जो अंश था, वो धीरे धीरे चट्टान के फॉर्म में, नमक के फॉर्म में परिवर्तित हो गया। इसी तरह ये, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? कह रहा है कि आप जानते हैं, दांडी यात्रा आपको पता होगा 1930 में निकला था गांधी जी के द्वारा। तो वही कह रहा है कि ये स्वतंत्रता संग्राम में नमक भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता था। अब जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। ये क्या है, रसायनों का कच्चा पदार्थ कैसे है? इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ये देखते हैं कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ को बनाने में किया। इसका कच्चा पदार्थ है, मतलब क्या हुआ कि ये सब जो हम बनाएंगे ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब जो बनाएंगे इसमें क्या होगा, साधारण नमक का यूज होगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, कच्चा पदार्थ। आप जहां पे भी कच्चा पदार्थ देखेंगे इसका मतलब समझ जाइएगा कि उससे वो चीज बनेगा। जैसे कच्चा आलू से चोखा बनाते हैं ना, तो ठीक उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा फॉर्मूला हमेशा ध्यान में होना चाहिए आपका। हाइड्रोक्साइड जैसे बोला क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप। सोडियम क्लोराइड क्या होगा फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन मतलब उसमें जल भी रहेगा। लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब NaCl, यहाँ पे देखिए, जब NaCl प्लस H2O जलीय विलयन है, इसमें जब आप विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि aqueous solution of NaCl plus H2O gives NaOH और Cl2 plus H2, this is called chlor-alkali reaction। क्लोर अल्कली रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा एक्वस मीडियम में होगा। रिएक्शन को याद रखिएगा, रिएक्शन डिक्टो उठा के दे देता है। इसमें कौन सा गैस बनता है, क्लोर अल्कली पूछेगा। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऑल द अबव होगा बीपीएससी में अगर आ गया तो हमेशा याद रखिएगा। इस रिएक्शन जो क्लोर अल्कली रिएक्शन है ना, इसको 2-3 बार याद मतलब लिख के याद कर लीजिए। रिएक्शन आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रेलवे में तो बहुत बार आया है, बीपीएससी में अभी तक नहीं आया है, क्या पता इस बार आ जाए। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगा। कैथोड निगेटिव है इसलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव वहां पे मुक्त होगा। क्लोरीन गैस निगेटिव है इसलिए एनोड पॉजिटिव है, तो वो उसके पास जाएगा। हमेशा निगेटिव चीज पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, इसी तरह क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा आपको, एनोड पे मिलेगा। वही हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाएगा तो ये बना देगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन हमें किस पर प्राप्त होगा, तो कैथोड पर प्राप्त होगा। क्लोरीन किस पर प्राप्त होगा, तो एनोड पर प्राप्त होगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे है विरंजक चूर्ण। हम जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के क्लोरीन का निर्माण होता है। क्या कह रहा है, जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। कैसे, अभी जो आप क्लोरल के लिए प्रोसेस पढ़े वही ना था, जलीय विघटन सोडियम क्लोराइड का, जिससे आपको क्लोरीन गैस मिला। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH पर क्लोरीन की अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण। देखिए अभी कह रहा है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस मिला ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस, उससे क्या बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है,
शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना आपको पहले बता दिए थे। बुझे कोई चीज नहीं कहता गांव में आग बुझा तो उसमें पानी डालना पड़ता है। CaO बिना बुझा हुआ चूना, जब उसमें पानी डाल देंगे CaOH का हॉल्ट वाइज तो ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और इस पर जब क्लोरीन गैस, याद रखिएगा क्लोरीन गैस जब इस पर प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें CaOCl2 मिल जाएगा। और यही क्या है, विरंजक का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें विरंजक का फॉर्मूला भी आ जाएगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखिए तो CaOCl2 याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से किसका उपयोग क्लोरीन गैस का उपयोग इनमें से किसके बनाने में किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण के बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण जब बनाएंगे तो उसमें किस पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए या आप क्या बोल दीजिएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना। विरंजक चूर्ण के उपयोग आजकल बीपीएससी में उपयोग काफी ज्यादा पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए किस किस में उपयोग होता है विरंजक चूर्ण का। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलेन के विरंजन के कारण फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा या लॉन्ड्री को साफ करने में विरंजन। देखिए किस किस में यूज होता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलेन, ये सब क्या है, कपड़ा का प्रकार है कि विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री के साफ कपड़ों को विरंजन के लिए, सबके विरंजन के लिए, कलराइजेशन के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। किसके रूप में उपयोग होता है, उपचायक के रूप में यूज होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त, आप याद होगा कि दिल्ली में लोग क्या बताए, क्लोरीन दे दिया है, बोलते कि नहीं बोलते, सॉरी विरंजन चूर्ण दे दिया है। क्लोरीन भी बोलते हैं, लेकिन वो क्लोरीन नहीं होता है, वो यही होता है जिसको देने से क्या होता है, आपका पानी पीने लायक होता है, जीवाणु मुक्त होता है, बैक्टीरिया मर जाता है और वो क्या होता है, शुद्ध होता है, आप उसको आसानी से पी सकते हैं। देखिए आगे देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर के स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ी आदि बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, खस्ता कचौड़ी, सुने होंगे मम्मी बोलती है कि कचौड़ी बहुत खास्ता बनाना है, बेकिंग सोडा लेकर आओ, तो ये बेकिंग सोडा क्या है, यही बेकिंग सोडा है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की प्रक्रिया शीघ्र पकाने, अगर आपको छोला वाला बनाना है और आपको बनाना बहुत जल्दी है कि जल्दी सीख जाए हो, तो थोड़ा सा एक चुटकी बेकिंग सोडा उसमें डाल के सीटी लगा दीजिए, बहुत तेजी में ये क्या होगा, बन जाएगा। इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमेशा याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। TRE 2 में आ चुका है कि बेकिंग सोडा, आगे बेकिंग सोडा जो है ना, ये धोवन वाला सोडा का फॉर्मूला आ चुका है, तो हो सकता है इस बार बेकिंग सोडा देते, तो ये सब ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड से ही हम लोग क्या बनाते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, तो इसका मेन उपयोग होता है वही कह रहा है, सोडियम, ये ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, ये भी एक ध्यान रखने वाला बात है। अब देखिए कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद अम्ल मिश्रण होता है। मंद अम्ल, टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और किस अम्ल का यूज होता है, तो टार्टरिक अम्ल का। डायरेक्ट पूछ देता है किस अम्ल का यूज होता है, तो टार्टरिक अम्ल का यूज होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, बेकिंग पाउडर को क्या कर रहे हैं आप, गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो निम्न अभिक्रिया क्या होता है, बेकिंग पाउडर को जब आप जल में घोलिएगा तो ये अभिक्रिया CO2 + H2O+ अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है। ठीक है, अम्ल का सोडियम लवण मतलब क्या हुआ, ये Na+ रिलीज कर देगा। तो वही कह रहा है, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो यूज होता है बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी व केक में खमीर उठाया जा सकता है। ये जो पहले वाला प्रक्रिया आप देखें ना, इसमें जो CO2 अभी जो हम दिखा रहे थे, NaHCO3 जो टूटा, उससे जो CO2 निकला, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पाव रोटी या केक को खमीर उठाने में, फुलाने में, जो फूल जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, या होता भी है यही चीज देने से। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब कोई बताता है कि केक बना रहे हैं या फलाना चीज बना रहे हैं, उसमें खमीर का या फिर भटूरा बना रहे हैं, तो क्या कर रहा है, बेकिंग पाउडर डाल के, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल के थोड़ा देर छोड़ देता है, उससे ही वो CO2 जो निकलता है, इसीलिए वो फूल जाता है। आपको पूछेगा अगर किसके कारण वो फूलता है, तो CO2 जो फूलता है उसके कारण ये फूल जाता है, इससे ये मुलायम स्पंजी हो जाता है। आप देखे होंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट
के अम्ल की अधिकतम उदासीनता राहत पहुंचाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या है, एक एंटासिड है, बेसिक गुण है। अगर पेट में एसिडिक गुण हो गया तो थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट का जल में मिला के आप पी लेंगे तो भी आपको आराम मिल जाएगा। इसका उपयोग सोडियम अम्ल अग्निनाशक में भी किया जाता है। अपनी सोडा अम्ल अग्निनाशक, ये रेलवे का क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निनाशक में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक 2-3 बार लिख लीजिए कि इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे धोवन सोडा, यही पूछ रहे थे Tier 2 6 to 8 मैथ साइंस का साइंस पोर्शन में ये क्वेश्चन आया था कि बेकिंग धोने वाला सोडा का फॉर्मूला पहले देखिए क्या है, Na2CO3 10H2O। क्या है, Na2CO3 10H2O है। इसे धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी प्राप्त किया जाता है। और इसी से क्या प्राप्त किया जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 + 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, जिसको धोने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है। और जब सोडियम क्लोराइड आपको मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, तो उसको पुनः क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, धोने वाला सोडा को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी क्षारीय लवण है। ये किस तरह का लवण है, क्षारीय लवण है। बताइए अब क्षारीय लवण है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्षार क्या होता होगा, स्ट्रॉन्ग होता होगा, और एसिड क्या होता होगा, वीक होता होगा। इसलिए एक ऐसा लवण है, क्षारीय लवण है। देखिए Na2CO3 + 10H2O जैसे डालेंगे तो Na2CO3 10H2, ये हमारा धोने वाला सोडिया बन के तैयार हो गया। 10H2O क्या दर्शाता है, 10H2O, क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब आगे के भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, कई उद्योग में बहुत सारा काम के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए कि धोने के सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिए। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योग में होता है। देखिए ये उपयोग वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, इसलिए हम इतना मेहनत से करवा रहे हैं आपको। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। बोरेक्स बनाने में भी किसका उपयोग होता है, धोने वाले सोडे का उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के साफ सफाई में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। जल की स्थायी कठोरता काफी इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन बनेगा कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। क्या लवण का जो क्रिस्टल है वास्तव में शुष्क होता है, मतलब पानी का अभाव होता है उसमें। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है, क्रिस्टलन का जल होता है शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट में। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। कॉपर सल्फेट में जो क्रिस्टल है जल का, उसको जब आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल हट जाएगा और लवण का रंग कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाएगा। अगर कह रहा है कि अगर आप उसको पुनः भिगोएंगे, ये क्रियाकलाप के बारे में बता रहा है, जो क्रियाकलाप आगे अंदर है पढ़ लीजिएगा, तो उसका रंग फिर से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। क्या है, देखिए क्रिस्टलन का जल क्या कहा जाता है, जल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। किसी भी एक जो सूत्र है, लवण का जो सूत्र है, उसमें कितना मात्रा में कितना अणु जल का है, उसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल का जल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10H2O। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल का 5 अणु उपस्थित होता है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र देखिए यही वो कह रहे थे, CuSO4 + 5H2O। मतलब जल का कितना क्रिस्टलीय अणु है, 5 क्रिस्टलीय अणु है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। रासायनिक सूत्र
ये देखिए ये जिप्सम का सूत्र CaSO4 10H2O। कभी कभी बार क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किसके पास क्रिस्टलन के जल नहीं उपस्थित हैं, तो किसके पास नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास नहीं है, बाकी जिप्सम के पास भी है, सोडियम कार्बोनेट के पास भी है। देखिए Na2CO3 होने वाला सोडा 10H2O। यहाँ पे जिप्सम का सूत्र देख लीजिए आप, पूछ देता है कि डायरेक्ट जिप्सम का सूत्र इसमें से कौन सा है, तो CaSO4 10H2O। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए क्या है, जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलेगा, जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पर आप गर्म करेंगे तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्राइड या हेमी हाइड्राइड कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जब आप 300 के, यहाँ याद रखिएगा ये सब डायरेक्ट आएगा, जिप्सम को जब आप 373 के पे गर्म करेंगे ना तो ये क्या करें, जल के अणु को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्राइड या हेमी हाइड्राइड CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। CaSO4 2H2O क्या हो गया आपका, ये जिप्सम हो गया। यहाँ पे देखिए ये जिप्सम हो गया, CaSO4 2H2O जिप्सम हो गया। और हाफ जब कर देंगे, याद रखिए जब ऊपर 1 लगा देंगे 1/2H2O कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, याद रखिएगा। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर जो आपके हाथ में पैर में कहीं टूटता है करते हैं, तो प्लास्टर में एक्चुअली होता क्या है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, याद रखिएगा। कहाँ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। डॉक्टर का क्वेश्चन बनता है कि इसमें से किस रसायन का उपयोग डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, तो वहाँ ऑप्शन जिप्सम भी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होगा, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मार देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सफेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर कैसा है, सफेद चूर्ण। आप देखे होंगे कि आप जो प्लास्टर करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है, चूर्ण है, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस हो जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जलीय व्हाइट कलर का चूर्ण है। इसमें जब आप पानी मिलाएंगे ना ये तो फिर से जिप्सम बन के काफी ठोस, काफी स्ट्रांग हो जाता है। आप देखे होंगे कि प्लास्टर जो आप करते हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर खुजलाहट भी होगा तो आप खुजला नहीं पाइएगा। तो यही पे यहाँ कह रहा है CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ मतलब 1/2H2O जब मिलाएंगे तो CaSO4 2H2O पुनः ये जिप्सम बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, आगे थोड़ा सा दिया हुआ है। चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आज यहाँ पे खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि दो दो क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा शेयर करवाइए और ज़्यादा व्यू लाइए। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।